नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले देहरादून से एक खबर लेते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण का एक साल 15 मार्च 2020 को सामने आया था पहला मामला, और अब एक साल में 97,000 के पार पहुंच गई है मरीजों की संख्या। 57,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है, जिसमें 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी तक 609 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण काल का एक साल पूरा हुआ है। 15 मार्च 2020 को सबसे पहला केस कोरोना का सामने आया था, और एक साल में 97,000 से ज्यादा मरीज की संख्या कोरोना से ग्रसित में हो गई है। कोरोना काल का एक साल 97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कोरोना काल के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग कोविड से ग्रसित हुए हैं, बहुत सारों की मौत हुई है। और आज अगर उत्तराखंड के स्टेटस की बात की जाए कोरोना को लेकर, तो किस तरह के हालात? देखिए नीलू, ठीक एक साल पहले आज ही के दिन स्पेन से एक ट्रेनी आईएफएस की एक टीम लौटी थी। उसमें आज पहला केस आज के दिन डिटेक्ट हुआ था। और तब हालात ये थे कि जब कोरोना का जो पहला केस था दून हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, तो लोग दून हॉस्पिटल के आसपास से होकर गुजरने में भी लोगों को डर लग रहा था। बहरहाल इस एक साल के अंतराल में हालात बदले हैं। अभी करीब 90,000 के आसपास लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। अभी तक करीब 97,000 से अधिक कोविड पॉजिटिव केस उत्तराखंड में आइडेंटिफाई हुए हैं। तो 1700 के आसपास लोगों ने अपनी जान भी इस दौरान खोई है। 1700 के आसपास के लोगों की डेथ हुई है। इस सब के बावजूद हालांकि अब हालात बदले हुए हैं, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है उसका डर अभी भी बना हुआ है। लगातार 50, 60, 70 के आसपास केस रोज आ रहे हैं। इसके अलावा डेथ भी लोगों की हो रही है। पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि 52 के आसपास केस आ गए। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और खासकर जो हरिद्वार और देहरादून दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना का एपिक सेंटर बने हुए हैं। हरिद्वार में अभी भी 212 के आसपास जो केस हैं वो एक्टिव केस हैं। उसी तरह से देहरादून में भी 100 के आसपास अभी भी। बिल्कुल सुनील, हालांकि एक साल हो चुका है अब कोरोना को। पिछले साल 15 मार्च को ही इस तरह से पहला केस निकलकर सामने आया था, और एक बार फिर से कोरोना अब लोगों को डरा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि वैक्सीन आ गया है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि आप एहतियात बरतें। एहतियात अब भी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन के बाद भी। तो वो एहतियात, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो साल भर पहले था, या फिर उसमें थोड़ी सी लापरवाही और ढील हुई है? देखिए नीलू, लोग कैजुअल हो रहे हैं समय के साथ साथ, और इसी का कारण है कि आपने देखा कि 2 से 3 महीने के बाद जहां उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था, कल मसूरी में पहली बार एक पर्टिकुलरली एक क्षेत्र को वहां पर क्वारंटीन करना पड़ा, लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर हैं कि लोग कैजुअल हो रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उसको ठीक से कैसे पहनना है ये तरीका लोगों को पता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह तार तार हो रही है। आप कहीं भी बाजारों में चले जाए, किसी सार्वजनिक समारोह में चले जाए, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यक्रमों में चले जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। और खासकर ये लापरवाही तब चिंता का विषय बन जाती है जब हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा हो। और अब तो सरकार कह भी चुकी है कि हरिद्वार महाकुंभ पूरी देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खुला है। आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बिल्कुल लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा सुनील। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से कोरोना कमबैक कर रहा है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है वैक्सीनेशन आपको पड़ रहा है, लेकिन लापरवाही ना बरतें, और जो प्रोटोकॉल कोरोना को लेकर है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर हम कोरोना के मामले को रोकना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज बैंकों की हड़ताल है। देहरादून में आज बैंकों की हड़ताल है। निजीकरण के विरोध में ये 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। गांधी पार्क के बाहर कर्मचारी इसको लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। बैंक कर्मचारियों की यह हड़ताल बताई जा रही है। तो 2 दिन की हड़ताल है आज बैंकों की हड़ताल। और सबसे बड़ी बात है कि निजीकरण का विरोध लगातार जो बैंक कर्मी है वो कर रहे हैं, और इसी को लेकर ये 2 दिन की हड़ताल बैंक कर्मियों की है। गांधी पार्क के बाहर आज इसको लेकर बैंक कर्मी प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो निजीकरण की मांग निजीकरण जिस तरह से किया जा रहा था उसको ना करने के विरोध में 2 दिन की बैंक कर्मियों की हड़ताल है, और उनका कहना है कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए। इसी को लेकर आज गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो बैंकों की हड़ताल का
कितना असर पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार जो बैंक कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं बैंकों के, उनका कहना है कि निजीकरण ना किया जाए बैंकों का। और इसी के विरोध में आज बैंकों की हड़ताल है। 2 दिन ये हड़ताल घोषित की गई है, जिसमें बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार इनकी मांग थी कि निजीकरण बैंकों का ना किया जाए, और उसी को लेकर ये लगातार विरोध भी करते रहे हैं। और आज बैंकों की हड़ताल है, 2 दिन ये हड़ताल चलेगी, जिसमें बैंक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर देहरादून की बात की जाए तो गांधी पार्क के बाहर आज बैंक कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और देहरादून से ही खबर है, राजधानी के लिए सोमवार भारी पड़ा, ट्रैफिक जाम से रूबरू यहां होना पड़ा। आज नए सीएम के स्वागत में बीजेपी की बाइक रैली है। 11:30 बजे ये बाइक रैली शुरू होगी। कई हिस्सों में घूमकर बीजेपी ऑफिस पहुंचा जाएगा। राजधानी से पहले ही टूटी सड़कों से परेशान है लोग, और अब बाइक रैली निकालने की बात हो रही है। 11:30 बजे के आसपास ये बाइक रैली होगी, और बाइक रैली अलग अलग जगहों से घूमते हुए बीजेपी कार्यालय तक पहुंचेगी, जिसको लेकर आज ट्रैफिक जाम रह सकता है। और सीएम का आज का कार्यक्रम हम आपको बता दें, देहरादून में सीएम का आज का कार्यक्रम है। 10 बजे चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम। इसके अलावा 12 बजे बीजेपी की अभिनंदन रैली में सीएम शामिल होने वाले हैं, और शाम 4 बजे फॉरेस्ट फायर की समीक्षा बैठक में सीएम उपस्थित होंगे। शाम 5:30 बजे मास्टर प्लान की समीक्षा की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का भी मास्टर प्लान इसमें रखा गया है। और उत्तराखंड में एक बार फिर बहुउद्देशीय शिविर लगने शुरू हो गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किया है कि सीएम ने कहा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए, जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता मिले, जिससे लोगों को सीधा लाभ पहुंच सके। सीएम ने गर्मियों के सीजन को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि लोगों को पेयजल की दिक्कत ना हो। सीएम ने कहा कि शिक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पर है, और यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले 6 महीने में सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध की जाए। और सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पर सीएम तीरथ सिंह ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ की। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। साथ ही कुंभ मेले को लेकर निरंजनी अखाड़ा पहुंचकर साधु संतों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला 12 सालों में एक बार आता है, इसलिए मेला दिव्य होगा और भव्य होगा। भक्तों के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन स्नान करने वाले लोगों से अपील है कि कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। दिव्य वो बने, उसके लिए हमारी तैयारी। जनता आए, पूरी तरह गंगा स्नान करके जाए, कोई रोक टोक शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें। प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देशन उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यही गाइडलाइन है। बाकी कोई रोक टोक नहीं है, यह हमने कहा है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले के संबंध में जो निर्णय लिया है वो बेहद ही सराहनीय है। सरकार नहीं दिया करती थी, तो उन्होंने कहा कि खूब खुले में आप लोग करिए, कथा भी करिए और अनशन चलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल धन्यवाद देते हैं, आभार कि ऐसा मुख्यमंत्री वास्तव में आते ही पूरा उत्तराखंड खुशी हो गया। और हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान क्षेत्र चिकित्सा में अग्रणी संस्थान हंस फाउंडेशन और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए काम करने वाली संस्था सक्षम संयुक्त रूप से नेत्र कुंभ का आयोजन करने जा रहा है। इसके तहत कुंभ क्षेत्र में 7 स्थानों पर नेत्र चिकित्सा के शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें देश भर के नेत्र चिकित्सक विशेषज्ञ आकर अपनी सेवाएं देंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल महाविद्यालय सभागार में नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हंस फाउंडेशन और माता मंगला द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय। और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पाँव से कमजोर है, कोई दृष्टि से कमजोर है,
ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और यही नहीं तो हंस फाउंडेशन माता मंगला जी के द्वारा भी जिस प्रकार का सेवा किया जा रहा है वह भी अनुकरणीय है। और कुंभ मेले को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने कुंभ मेले के तहत कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमेटी ने मेला प्रशासन के अधिकारियों से जानकारियां जुटाई। ये कमेटी 23 मार्च से पहले हाईकोर्ट में अपनी जांच की रिपोर्ट दाखिल करेगी। सड़कें अभी बनी नहीं है, मलबे नहीं उठे हैं, घाट के काम नहीं हो रखे, चेंजिंग रूम्स नहीं हो रखे, यूरिनल्स नहीं है, उन सब को इंस्पेक्शन करना है कि वो लगे हैं नहीं लगे हैं, जो भी इनके क्लेम है वो सत्य हैं या सिर्फ दावे हैं। जैसे धर्मशालाओं के आसपास के रोडें अभी तक टूटी पड़ी है, तो अभी मेला अधिकारी जिससे बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि ये। और देवस्थानम एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक्ट को लेकर पुनर्विचार करने के सीएम के बयान के बाद पंडा पुरोहित खुश हैं, तो अब सरकार के मंत्री भी खुलकर इस एक्ट का विरोध करने लगे हैं। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही त्रिवेंद्र सरकार के सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा एक्ट पर विचार करने के संकेत दिए जाने के बाद अब सरकार के मंत्री भी खुलकर इसका विरोध करने लगे हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि वे शुरू से इस एक्ट के विरोध में थे, क्योंकि मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। देखिए, मैंने जब देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात आई थी, मैंने तब, हालांकि अब कहना उचित नहीं है, अच्छा भी नहीं है कि मैं अब ये बात बोलूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने इसका विरोध किया था कि मैंने कहा सरकार को धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उधर चारधाम महापंचायत में सीएम के सकारात्मक रुख के बाद खुशी का माहौल है। चारों धामों से चारधाम महापंचायत के पदाधिकारी देहरादून पहुंच चुके हैं। वे सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत से मिलने जा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेके उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा जो पहल की गई है, चार धामों के तीर्थ पुरोहित एवं हकहकधारी उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और हमें उम्मीद है कि पिछले 1.5 वर्षों से जो दोनों पक्षों के बीच में संवादहीनता थी, उसको खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत संभव है कि सरकार चारधाम देवस्थानम एक्ट पर रोल बैक भी कर ले, क्योंकि मामला अब सिर्फ मंदिरों के अधिग्रहण का नहीं है, मामला अब सियासी रंग भी ले चुका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा के चुनावी संघर्ष का शंखनाद पहाड़ के बीच श्रीनगर गढ़वाल से राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर चोट करने के साथ शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, राज्य प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी पार्टी नेता मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने नए मुख्यमंत्री को पुरानी बोतल में नई शराब बताया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को निर्णयों पर रोल बैक की सरकार बताया, तो नेता प्रतिपक्ष ने नए सीएम से भी निराशा जताई। परिवर्तन का मन बना लिया है। लोग महंगाई, कुशासन, बेरोजगारी सब चीजों से त्रस्त आ गए। लेवल बदलने से बोतल का स्वभाव और उसके अंदर जो शराब है उसका स्वभाव नहीं बदलने जा रहा है। वैसे तो ये रोल बैक की सरकार है। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है उस दिन से लगातार सरकार निर्णय लेती है और रोल बैक करती है। ये भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि अगर ये सरकार रोल बैक करे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा। अब जो दूसरे आए ने मुश्किल से इनके लिए 8-9 महीने का समय है। अभी तक 3, 4, 5 दिन की उसमें कोई ऐसी ऐतिहासिक घोषणा इन्होंने नहीं की है जिससे लोगों को उम्मीद बंधे। और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय श्रीनगर गढ़वाल में जनाक्रोश रैली की जनसभा में अचानक बेहोश हो गई। उनकी तबीयत बिगड़ते ही मंच पर हड़कंप मच गया। मंच पर मौजूद नेताओं ने उन्हें संभाला और फिर वो होश में आई। इसके बाद कुछ देर में GMVN के गेस्ट हाउस में उन्हें आराम करवाया गया और बाद में देहरादून लौटते वक्त देवप्रयाग में उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। फिर डॉक्टरों ने उनकी जांच की। बाद में तबीयत सुधरने पर वो देहरादून लौट आई। और नए कैबिनेट में जातिगत और मंडलों के साथ मैदान को भी साधने की कोशिश की गई, जिसमें कुमाऊं से बिशन सिंह चुफाल बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं।
सीएम तीरथ की कैबिनेट में कुमाऊं और गढ़वाल के साथ ही मैदानी इलाकों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही जाति फैक्टर का भी ध्यान रखा गया है। गढ़वाल मंडल से 4 राजपूत चेहरों को जगह मिली है, वहीं कुमाऊं मंडल से बिशन सिंह चौपाल को मौका मिला है, क्योंकि कुमाऊं के एकमात्र राजपूत चेहरे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पर आधारित राजनीति नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। जब हमको लगता है कि भाई प्रतिनिधित्व हर जगह पर होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, सभी वर्गों का साथ सबके साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम करते हैं। कैबिनेट में चौपाल के जरिए राजपूतों का तो वंशीधर भगत के जरिए ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व दिया गया। वहीं यशपाल आर्य और रेखा आर्य को लेकर दलित वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की गई है, जबकि अरविंद पांडे के जरिए मैदानी इलाके को भी साथ लिया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी की नीतियों से परेशान है और अब कोई समीकरण काम नहीं करेगा। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार विराजमान है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री को बदले, चाहे वो मंत्रिमंडल में विस्तारीकरण करने का काम करे, चाहे वो कोई भी समीकरण के तहत किसी को मंत्री बनाए या हटाए, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जन आक्रोश है। अब इस नई प्लानिंग से बीजेपी का आगामी चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कैबिनेट में कुमाऊं के उन जिलों को भी जगह मिली है जिन्हें लंबे समय से सरकार में शामिल होने का इंतजार था। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और राजधानी में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम से आम लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों की बदहाली और जनता की परेशानी के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना लोक निर्माण विभाग और पुलिस के बीच आपसी समन्वय की कमी मानी जा रही है। शहर की खुदी सड़क और उड़ती धूल से जहां लोग परेशान हैं, वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि डीआईजी का कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से बात की जाएगी। देखिए, इसमें फिर से जो है निर्देशित किया गया है कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखा जाए, ताकि हमें एग्जैक्टली पता होगी कहाँ पर क्या काम चल रहा है और उसी के हिसाब से जो ट्रैफिक प्लान है वो बनाया जाए। देखो, स्मार्ट सिटी में यह है कि मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ऊपर से मॉनिटरिंग करने वाला तो नहीं है। यहाँ तो ये कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरे शहर के अंदर खुदाई हो गई है, आप देख रहे हो कितना धूल धक्कड़ हो रखा है। स्मार्ट सिटी ये कुरूप सिटी हो गई है सारी की सारी, स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना। और आप देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। दुकानदारों से पूछे आप क्या? श्रीनगर स्थित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक लेवल पर खाली रह गई ओबीसी की सीटों को सामान्य सीटों में बदल दिया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम ने यात्रा तैयारियों को लेकर कई बार बैठक की। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने सिर्फ मुखौटा बदला है, मंत्रिमंडल तो जस की तस है। रुद्रप्रयाग में चिरबटिया नेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन चिरबटिया से राई झील के लिए 40 सदस्यीय ट्रैकिंग दल गया है। उत्तरकाशी में वन विभाग की ओर से हर्षिल गांव में 3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग कैंप लगाया गया, जिसमें 14 गांव के लोग शामिल हुए। कोटद्वार में रोडवेज बस से यात्रा करना यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। रोडवेज की बसों का संचालन वर्कशॉप से किया जाता है। टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड चौड़ीकरण कार्य के चलते तोता घाटी में पास गिरता मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देहरादून पुलिस लाइन में महिला जवान और पुलिस परिवारों की महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अति संरक्षित श्रेणी के घड़ियालों की संख्या में कमी हो गई है। दिसंबर और जनवरी में जलीय जीवों की गणना की गई थी।